नमस्कार। राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट के ओपन माइक कार्यक्रमों की श्रृंखला में चौथी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमने कड़े संघर्ष से जो आजादी पाई, उसमें गली मोहल्ले से लेकर महानगरों तक अनेकानेक भारतीयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहुत सारे लोग उन लोगों के नाम जानते हैं और बहुत सारे चेहरे और नाम गुमनामी में बह गए। राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट ऐसे सभी क्रांतिकारियों, शहीदों और हर उस नाम को नमन करता है जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना एक एक पल दिया, अपना जीवन त्याग दिया। आज ओपन माइक कार्यक्रमों की श्रृंखला में चौथी कड़ी है, जो राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट के जागे देश हमारा अभियान का हिस्सा है। 28 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक, यानी भगत सिंह जयंती से लेकर बाल दिवस तक राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट के तत्वाधान में जागे देश हमारा अभियान चलाया गया है, जहां हम ऐसे भूले बिसरे और जाने पहचाने सारे क्रांतिकारियों, वीरों, शहीदों के नाम याद करने वाले हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया या किसी भी तरह से इस देश के लिए त्याग या बलिदान किया। आज 5 नवंबर देश बंधु चित्तरंजन दास जी की जयंती एवं 2 दिन बाद हमारे क्रांति के 1857 की क्रांति के मसीहाओं में से एक बहादुर शाह जफर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम यह ओपन माइक कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आइए मैं आपको ले चलूं हमारे साथियों के साथ, हमारे मेहमानों के साथ। इससे पहले रशीद निसार की एक पंक्ति में पढ़ना चाहूंगा। मैंने चुप के सन्नाटे में तेज हवा की चाप सुनी, मैंने चुप के सन्नाटे में तेज हवा की चाप सुनी, एक समंदर कान में मेरे सारी बातें कहता है। बहुत सारी बातें जानी पहचानी है, बहुत सारी बातें अनसुनी है, और हमारे साथ ऐसे युवा चेहरे देश भर के कोने कोने से हमने 5 नाम उठाए हैं जो या तो किसी पाठशाला से आते हैं या किसी विश्वविद्यालय से या शिक्षा के क्षेत्र से। आइए मैं उनका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ हैं आयुष चतुर्वेदी, विषय चाचा नेहरू और आजादी लेकर के। हमारे साथ हैं शीतल पाटिल, जो कविताओं का सामाजिक और आजादी की लड़ाई में महत्व विषय पर हमसे जुड़ेंगी। हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी, जो भगत सिंह शीर्षक से कविताएं लेकर के हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सुश्री प्रज्ञा वाजपेयी, जो सैनिक का परिवार एवं इसी तरह के गीत लेकर के आज हमसे जुड़ी हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास जी की जयंती एवं बहादुर शाह जफर की पुण्यतिथि के अवसर पर आइए हम सब नमन करें, स्मरण करें, याद करें उन सभी वीरों को, शहीदों को, जिन्होंने अपना एक एक पल इस देश की मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लगा दिया। जहां तक मेरा सोचना है, किसी भी कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमान हमारे लिए एकरूपता रखते हैं, समान महत्व रखते हैं। इन युवाओं के माध्यम से आप और हम सब वो आवाज सुनेंगे जो आज की पीढ़ी के लिए निहायत जरूरी है। आज ऐसे बदलते दौर में, जब दुनिया अलग अलग रंग लेकर के बहुत तेजी से नए रंगों में बुनती या बिखरती जा रही है, जहां कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत प्रगति कर ली, तो कहीं अचानक हमें लगने लगता है कि हम मानवता से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का युवा क्या कहता है, ये जानने के लिए आज का ये कार्यक्रम लगभग घंटे भर का हम सब सुने। और मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आवाज देता हूं सुश्री प्रज्ञा वाजपेयी जी को। प्रज्ञा वाजपेयी, हो सकता है ये नाम आपके लिए जाना पहचाना हो और हो सकता है न भी हो। सुश्री प्रज्ञा वाजपेयी, मैं परिचय करवाता चलूं। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से आती हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं। वर्तमान में
भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की छात्रा हैं। प्रज्ञा जी समकालीन विषयों पर लेखन के साथ साथ गीतकारों की श्रृंखला में नया और उभरता नाम है। इनकी सदी हुई सुरीली आवाज गीतों में एक अलग रस पैदा करती है। और ये सब चेहरे वो चेहरे नहीं हैं जिन्होंने जीवन का अनुभव बहुत लंबा लिया है, लेकिन ये चेहरे वो हैं जो हमारे आगे आने वाले कल की आवाज हैं। मैं आवाज देता हूं प्रज्ञा जी। आइए, आपका स्वागत है और देश का युवा राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट के इस मंच से आपको सुनने को आतुर है। स्वागत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच प्रदान किया मुझे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए। और मैं सर्वप्रथम बिना किसी भूमिका के अपना गीत शुरू करती हूँ, अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सुनिएगा, मैं एक गीत दे रही हूँ जो कि सैनिकों पर है। सुनिएगा। आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की, देश की रक्षा के हित में जो प्रतिपल तत्पर रहता है, शीत घाम वर्षा तप को नित दिन हंसकर सहता है, एक लक्ष्य बस केवल रहता, एक लक्ष्य बस केवल रहता, देश सुरक्षित हो अपना, हाथ तिरंगा लेकर गाता जय हो हिंदुस्तान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की, जिस जवान की पत्नी घर में लिए आरती बैठी है, और पिता ने जिसके बल पर अपनी मूछें ऐठी है। मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई भी पिता होगा जिसको ये गर्व नहीं होगा कि मेरा बेटा सेना में है। देश के लिए कुछ कर पाने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। सुनता, जिस जवान की पत्नी घर में लिए आरती बैठी है, और पिता ने जिसके बल पर अपनी मूछें ऐठी है, भाई जिसका भुजा दाहिनी बार बार लहराता है, और अनुज जिसका खेतों में वंदे मातरम गाता है, बहना जिसकी राखी लेकर सहती पीर जहान की, बहना जिसकी राखी लेकर सहती पीर जहान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की। और देखिएगा माँ क्या कहती है। माँ एक ऐसी नारी होती है जो सबसे ज्यादा अपने बच्चे को बल दे सकती है। सुनिएगा, जिसकी माँ कहती है बेटा पीठ कभी मत दिखलाना, पर जरूरत अगर देश को हंसते हंसते मर जाना, सदा शत्रु के ऊपर चढ़कर बोलो जय माँ भारती, मुख भारती माँ की तेरी नहीं स्वप्न में हारती, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी परंपरा बलिदान की, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी परंपरा बलिदान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, जाति पात के झगड़ों से उठ देश बचाने हम निकले, रक्षण और अनारक्षण से देश बचाने हम निकले, सीमाओं की रक्षा तो हम सब जवान मिलकर लेंगे, अपने धन से कृषक अन्न भंडार खेत के भर लेंगे, कमी रहेगी नहीं हमारे घर बाहर सम्मान की, कमी रहेगी नहीं हमारे घर बाहर सम्मान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। और मैं अपनी दूसरी रचना दे रही हूँ जिसमें मैंने जिसको ये ध्यान में रखकर मैंने लिखा है कि आजकल लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति खोते जा रहे हैं, और एक देश में कैसे बच्चे होने चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, ये मैंने अपनी दूसरी कविता में दर्शाया है। सुनिएगा। बालक हो ध्रुव जैसे महान बालिका जानकी सीता हो हरा भरा आंगन घर का घर में रामायण गीता हो, प्रतिध्वनित शंख से गूंजे घर हो भजन और कीर्तन के स्वर,
सात्विक भोजन सात्विक विचार, फिर कहाँ रहेगा अनाचार। शिक्षा की प्रबल परीक्षा हो, पढ़ने की सबको इच्छा हो। हम कोई शॉर्टकट न ढूंढे, पढ़ने की सबको इच्छा हो, शिक्षा की प्रबल परीक्षा हो क्रिया मंत्र का संरक्षण, कर दो आरक्षण का तर्पण। गंगा यमुना की धवल धार, अब हो न सिर्फ केवल प्रचार, आचरण शुद्धता बनी रहे, बैरी पे भ्रष्टि तनी रहे। जो शत्रु पक्ष के लोग यहाँ भारत का करते भोग, यहाँ उनका करना है हमें दमन, भारत माता है तुम्हें नमन। ऐतिहासिक पन्ने खोल रहा, नगराज हिमालय बोल रहा, चोटे निश दिन खाता हूँ, जय भारत माँ की गाता हूँ। मैं लिए खड़ा संगीन मगर है, नहीं दिख रही मुझे डगर, मेरे हाथों को बांधे बाल, राजनीति को साधे वा, संकोच त्यागना नहीं मुझे, अब दया मांगना नहीं मुझे। वो गाते हैं कुर्सी कुर्सी, होती मेरी मातम कुर्सी, अब अपने नेत्र उधारो तो, बन शंकर सा हुंकारो तो, जो विष फैला वह पान करो, फिर गंगा में स्नान करो। तुम भारत का सम्मान करो, तुम भारत का सम्मान करो। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। शानदार आवाज के लिए आपका भी आभार प्रज्ञा जी। बहुत वो बहुत गाते हैं धन्यवाद। वो गाते हैं कुर्सी कुर्सी, होती मेरी मातम कुर्सी। आज के परिदृश्य में इससे बेहतर पंक्तियां नहीं हो सकती थी। आप अभी जुड़े हुए हैं और हम हमारे अन्य वक्ताओं से समय लेने के बाद हो सकता है आपकी आवाज एक बार फिर से श्रोता सुनना चाहें। और हमारे साथ हैं ईसा शर्मा भिलाई से, कविता स्वतंत्रता का भ्रम लेकर के। ईसा जी, आपका स्वागत है। मैं बताता चलूं, ईसा शर्मा जी रिमी शर्मा के नाम से लेखन करती हैं और पटना बिहार से है, और इस समय पटना पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर है। वर्तमान में आप भिलाई में हैं। हिंदी विषय से स्नातकोत्तर और शिक्षा स्नातक करने के बाद कविता शायरी लिखने का शौक रखती हैं। कुछ कविताएं वेब और पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई हैं। मैं ईसा जी से ही आग्रह करता हूं कि आप जन आंदोलनों की धरती बिहार से आती आवाज हमारे श्रोताओं तक, आज की युवा पीढ़ी तक पहुंच सके, इसके लिए मंच पर अपना उचित समय लेकर के, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमसे जुड़ी। आपका स्वागत है। तकनीकी रूप से शायद रिमी जी को दिक्कत आ रही है, तो जब तक वो हमसे जुड़ती हैं, मैं हमारे साथ से ही एक और नाम जो हमारे अधिकांश श्रोताओं के लिए परिचय का मोहताज नहीं है, अशोक कुमार, रोहिणी दिल्ली से। अशोक जी मूलतः चंबा से आते हैं। चंबा चंबा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी वादियों से आकर के, और वर्तमान में दिल्ली में राजकीय विद्यालय में गणित के अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप साहित्य और कविता आदि में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। मेरे पास तुम हो शीर्षक से प्रेम कविताओं का एक संग्रह इनका बौद्धि प्रकाशन से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। इसी तरह हमारे बीच एक वरिष्ठ और जाने माने कवि के रूप में आज उपस्थित हैं। अशोक जी को मैं आवाज देता हूं। खुद युवा हैं, युवाओं की प्रेरणा है, पहाड़ी वादियों से आते हैं और पंजाब से इनका निकट का रिश्ता है। भगत सिंह
शीर्षक से कविता लेकर के और अपने विचार लेकर के अशोक जी हमारे साथ हैं। स्वागत है। शुक्रिया मनीष भाई। सबको नमस्कार, सुनने वालों को भी और साथ जुड़े लोगों को भी। नेशनल मूवमेंट फ्रंट, मैं पहली बार इनसे तब मुखातिब हुआ एक बार जेएनयू में एक किस्सा दास्तान गोई कार्यक्रम में। तो जो मैं इस आंदोलन से समझ पाया वो ये है कि आज की तारीख में जो स्वतंत्रता संग्राम की जो जिसको मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, जो सांझी विरासत है हमारी, जो हमारे बुजुर्गों ने जिस आंदोलन को, जिस लड़ाई को लंबे समय तक मिलजुल कर लड़ा है, उसको सहेजने की जो कोशिश है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की जो कोशिश है नेशनल मूवमेंट फ्रंट की, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया काम जो है भारत के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और रही बात कविता की, तो भगत सिंह के ऊपर ये कविता मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कॉलेज के ज़माने की बात है। जब हम लोग तुकबंदियाँ लिखा करते थे, तो एक तुकबंदी जो है उस समय लिखी गई थी, तो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है कि भगत सिंह तू मरा नहीं। तो कविता कुछ ऐसी है कि भगत सिंह तू मरा नहीं, उस पल जिंदा हो जाएगा। भगत सिंह तू मरा नहीं, उस पल जिंदा हो जाएगा। जब जुल्म बढ़ेगा इंसानों पर, शोषण हद पार कर जाएगा। कौन है दुश्मन जग में अपना, जब इंसान समझ जाएगा। बांध के मुट्ठी तान के सीना, वो हक की खातिर लड़ जाएगा। भगत सिंह तू मरा नहीं, उस पल जिंदा हो जाएगा। ये दबी दबी सी आवाजें, ये दबी दबी सी आवाजें जब मिलकर एक हो जाएंगी। जब सत्ता के व्यापारी को ये उनकी औकात बताएंगी। जब एकता और बराबरी का उद्घोष लगाया जाएगा। भगत सिंह तू मरा नहीं, उस पल जिंदा हो जाएगा। जब जात धर्म के दंगों का षड्यंत्र समझ आ जाएगा। जब जात धर्म के दंगों का षड्यंत्र समझ आ जाएगा। जब खोखले राष्ट्रवाद पर जनवाद भारी पड़ जाएगा। जब जोर जुल्म से टकराने अवाम एक हो जाएगा। भगत सिंह तू मरा नहीं, उस पल जिंदा हो जाएगा। और बेरोजगारों की टोली, बेरोजगारों की टोली जब हक मांगने निकलेंगी। जब बढ़ती फीसें बच्चों को पढ़ने लिखने से रोकेंगी, तो दबा हुआ इंसान यहाँ एक नया इंकलाब ले आएगा। भगत सिंह तू मरा नहीं, उस पल जिंदा हो जाएगा। तो ये कविता जब लिखी गई, तुकबंदी जब लिखी गई, तो यही सोच के कि भगत सिंह कभी मरा नहीं करते हैं, भगत सिंह हमेशा जिंदा रहते हैं। जब जब कहीं संघर्ष होगा अपने अधिकारों को लेकर, जब जब अपने ये जो आजकल हम देख रहे हैं, जो जाति धर्म के ये जो झगड़े हैं, ये जो दंगे फसाद चल रहे हैं, जब हम लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो भगत सिंह जो है वो भगत सिंह जिंदा हो जाएंगे। हर एक आदमी के अंदर, जो आदमी इसके खिलाफ लड़ेगा, इन गैर बराबरी का जो समाज है उसको बराबरी पे ले आने के लिए जब जब लड़ेगा, तो भगत सिंह जिंदा हो जाएंगे हर इंसान के अंदर। और एक और कविता लिखी है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, भगत सिंह के उस पे जन्म दिवस पे। तो एक छोटी सी कविता है, सुनिएगा कि हाँ भगत तुम सही थे, हाँ भगत तुम सही थे, जब तुमने कहा था कि गोरे जाएंगे तो भूरे आ जाएंगे। अंग्रेज भागे कहाँ, बस चमड़ी बदल गई है। हाँ भगत तुम सही थे, जब तुमने कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं, क्योंकि आज भी उसे इंसानी शोषण से कोई मतलब नहीं। हाँ भगत तुम सही थे, जब तुमने कहा था कि बम और पिस्तौल इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हाँ भगत तुम सही थे, जब तुमने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे धमाकों ने किसी की जान नहीं ली। हाँ भगत आज तुम समेट दिए गए हो प्रतीकों और प्रतिमाओं में,
तुम्हें दबा दिया गया है फूल मालाओं के बोझ तले अगरबत्ती जलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया ये मंच देने के लिए। ये दो कविताएं थी जो मैं पढ़ चुका हूं। थैंक यू वेरी मच। अशोक भैया ने पुनः भगत सिंह की याद ताजा कर दी। मुझे महमूद की एक पंक्ति याद आ रही है, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए। भगत सिंह से लेकर के जो परंपरा चली उसमें कुछ तो खास है। जो आग युवाओं के मन में जलती है, जो चिंगारी, वो आज तक जिंदा है। हर दौर में आजादी तक और आजादी के बाद से लेकर आज तक हर दौर में हमें भगत सिंह के मन में पैदा हुई उस टीस, उस चिंगारी से सीख करके, उसे मसाल बना करके, उसे ज्वाला बना करके युग की बुराइयों को जला करके, अंधकार को मिटा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप जैसे साथी निश्चित तौर पर उस आग को बरकरार रखेंगे और मार्गदर्शक की भूमिका युवा पीढ़ी के लिए निभाएंगे। गणित के अध्यापक होकर के, गणित के शिक्षक होकर के आप वो पैमाना जानते हैं कि कहां कितना किस अनुपात में आगे बढ़ना है और किसी युवा को क्या कहना है। बहुत बहुत आभार आपका, हमसे जुड़े रहेंगे अशोक जी। मैं अगर रिमी जी को कोई दिक्कत नहीं है इस समय जुड़ने में, कार्तिकेय भाई। जी मनीष भाई, उनका अभी भी मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ है, पर जुड़ी हैं। रिमी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं आवाज डिस्कनेक्ट थी। हाँ जी अगर मनीष आप भाई। हाँ आप तैयार हैं रिमी जी? हाँ आवाज हाँ थोड़ा जी व्यवधान हम आ तैयार रहा हैं। है। क्या हम अपना जी मैं अपनी कविता पाठ शुरू कर सकती हूँ? जी 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हम पहले भी आपके लिए इंतजार में थे, लेकिन तकनीकी कारणों से थोड़ी दिक्कत हुई। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़ी हैं और अपनी प्रेरणादायी वाणी से अपना उद्बोधन लेकर के आप हमारे श्रोताओं तक अपनी आवाज पहुंचाएं, इसके लिए मंच तैयार है। जी धन्यवाद। हाँ तो मैं ना किसी बिना विलंब की कविता पाठ शुरू कर रही हूँ। स्वतंत्रता का भ्रम। क्या सही में स्वतंत्र हैं हम, बंधे उस अदृश्य खूंटे से जिसकी डोर दिखती नहीं, पर पकड़े हैं, पर मजबूती से पकड़े हैं विचारों को, मानसिकताओं को। स्वतंत्रता तब थी जब देश विचार था और विचार देश था। यानी स्वतंत्रता तब थी जब हमारे विचार में देश था और देश विचार था। आज देश व्यवसाय है, कुर्सी की ओर बस कर है। संसद से रोटी की बातें हैं, पर बनाता कौन और खाता कौन है। कभी गुलाब कभी हाथ, कभी गुलाब कभी हाथ, कभी कमल, सबकी बातें हैं अमल है, फिर भी स्वतंत्र हैं हम। सच है कुकुरमुत्ता खुद ही पनपता है, सच है कुकुरमुत्ता खुद ही पनपता है। गुलाब खाद और पानी के साथ दूसरों का हक मारकर बढ़ता है। परिस्थितियां वही हैं, बस तरीके बदल गए हैं। अभी भी ब्रह्म राक्षस मौजूद है जो ज्ञानी होकर भी कुछ नहीं कर सकते, अस्तित्ववादी होकर भी अस्तित्वहीन है और कहते हैं स्वतंत्र हैं हम। स्वतंत्रता शब्दों के बोझिल भार से नहीं है, स्वतंत्रता शब्दों के निकले भाव से है। बंद कमरों में बंदी फैंटेसी से नहीं है, कमरों की बाहर की वास्तविकता से है। अहिंसा उस अड्डे का बंद जो कि है ही नहीं। स्वतंत्रता सही मायने में उसी खूंटे से आ जाती है, तब कहें स्वतंत्र हैं हम।
यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो मानसिकता है वो अभी भी गुलामी की जंजीरों में बंधी है। स्वतंत्र तो बहुत पहले हो गए थे, पर अभी भी हमारे मानसिकता में पराधीनता बंधी है। वो राजनीतिक है, प्रतीक है, समाज, सभी तरीके से हम परतंत्र हैं। यही मेरी कविता का सार है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रिमी जी। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आपका बने रहना इस पीढ़ी के लिए अत्यावश्यक है। आपकी स्वतंत्रता पर जो समझ है वो वाकई अलग है, हटकर है। और स्वतंत्रता हमारे जीवन में एक दिन में नहीं आती। स्वतंत्रता के लिए जितने बलिदान दिए गए वो आज भी कम पड़ रहे हैं, और हमें आज भी पूरी तरह स्वतंत्र होने के लिए, मानवता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए आप जैसे ओजस्वी वक्ताओं की जरूरत है, मार्गदर्शकों की जरूरत है, और आज का युवा हमसे सीखने को तैयार है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अभी आपको लेकर के चलता हूं शीतल पाटिल जी की तरफ। जलगांव से आती हैं शीतल जी। सूक्ष्म जैविकी से परास्नातक हैं, यानी एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ये वर्तमान में नासिक के धन्वंतरी होम्योपैथिक कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। शीतल जी विशेष रूप से स्त्रीवादी विचारों से प्रभावित हैं, और इनकी कविताएं भी ज्यादातर उसी आशय की होती हैं। इसके साथ ही इन्हें खास तौर पर मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ना पसंद है। इस हिसाब से हम इन्हें प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़ी हुई कविता पाठ की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम समझ सकते हैं। जो चेहरा आपको मंच पे दिखे, उसके पीछे विचारों का जो एक बवंडर हर युवा के मन में चलता है, उसे बतौर अनुभव, बतौर स्त्रीवादी नजरिए देखने के लिए निश्चित तौर पर नया कुछ मिलेगा। मैं शीतल जी से आग्रह करता हूं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए उन युवाओं के लिए अपना दृष्टिकोण लेकर के पहुंचे। मंच पर आपका स्वागत है शीतल पाटिल जी। आप कविताओं का सामाजिक और आजादी की लड़ाई में महत्व विषय को लेकर के हमारे साथ हैं। हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं। जी नमस्कार। चित्तरंजन दास की जयंती एवं बहादुर शाह जफर की जयंती की पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो मैं सारे श्रोताओं को विनम्र अभिवादन करती हूँ, और ओपन माइक के इस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसीलिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। साथियों, सबसे पहले तो जब भी आजादी की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, तो आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय कुछ ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे कि जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्रांति का एक नया पैगाम दुनिया के सामने लाया, जिसमें अगर स्वतंत्रता संग्राम के वक्त लोगों से रूबरू होने के लिए और लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के साधन काफी सीमित थे। राष्ट्रीय एकता तथा लोगों के संग्रामों के लिए उत्तेजित करने हेतु लोगों का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी था। लोग हमेशा अपने प्रिय नेता के विचार सुनने के लिए आतुर रहते थे। तब कविताओं को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। जब इन महान व्यक्तियों का काम इतना उच्च स्तर का था, तो सोचिए इन द्वारा रची हुई कविताएं कैसी होंगी। तो दोस्तों, इसी कविताओं से मैं आज आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। तो जब भी आजादी का नाम आता है, तो आजादी के समय जो स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हमारे देश में जो पारतंत्र था, आजादी के लिए उनकी लड़ाई थी। तो एक व्यू ऐसा था कि समाज में लोगों को सांस्कृतिक विचारों से प्रभावित करना, कि कविताओं के माध्यम से, शायर के माध्यम से। आज बहादुर जफर जी की जयंती पुण्यतिथि है, वो भी एक उम्दा शायर थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो लोगों पर इन्फ्लुएंस था साहित्य का, कविता का, तो कविता एक प्रभावी माध्यम है लोगों के सामने रखने के लिए।
तो इस प्रकार मतलब जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे सामने आते हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अद्भुत रहा था। तो वे हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के लेखक भी है, आपको पता है। तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य में एक बड़ा योगदान दिया। आप सभी को उनके बारे में पता ही है, नए से मतलब स्कूल टाइम से लेकर हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी है उनका क्या योगदान था। तो उनमें कुछ नाम हमारे आंखों के सामने बार बार आ जाते हैं। तो उनमें एक नाम ए भी है, शहीद भगत सिंह जी, जिनका नाम आज की युवा पीढ़ी जिनका नाम लेते हैं उनका खून खौलता है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं तो आग लगनी चाहिए, ये उनकी शायरी। जब भी वो मतलब वो बारूद था कि उनके सैलाब था उनके दिल में कि आजादी चाहिए, तो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, तो ये आजादी हमें इस भांडवलशाही से चाहिए, ये आजादी हमें कैपिटलिज्म से चाहिए। जो दुनिया भर में आज भी औरतों को खुले घूमने की आजादी नहीं है, वो आजादी उनको चाहिए थी। आजादी के नारे लगाते लगाते उन्होंने अपने जीवन का जो जीवन काल था वो सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड, इतना ही उनका जीवन कार्य, उस उनके जीवन कार्य में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस युवा पीढ़ी पर इस प्रकार रखा। उसमें उनके साथी गुरु उनके साथी थे सुखदेव जी, वो भी शायरी करते थे। तो इस प्रकार शहीद भगत सिंह जी के साथ उनकी टुकड़ी में जो लोग रहते थे उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी नाम है। इनके द्वारा रची हुई सभी कविताएं मराठी में है, फिर भी वो उम्दा थे, लोगों पर उसका प्रभाव था। रामदास बिस्मिल्ला जी वो करारी साजिश के प्रमुख सूत्रधार रहे थे। आर्य समाज से भी उनका गहरा नाता रहा था और इसी से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो वो हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे। इस प्रकार एक ना बहुत सारे उन्होंने मतलब सारे स्वतंत्र संग्राम के सेनानी हैं कि उनमें से कई कवि थे, शायर थे। कुछ लोगों ने तो मतलब जब हमारे देश का डिवाइडेशन हुआ, भारत वर्सेस पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में, तो उस समय एक नाम बहुत ज्यादा उभरा, फैज अहमद फैज। उनकी जो नज्म थी, मतलब कविता जो होती है पहले वो पंक्तियों में लिखी जाती है, उसके बाद में अगर उसको हम संगीतबद्ध करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, तो फिर उसका गीत बन जाता है। तो उसको संगीतबद्ध करके उनका जो गीत था फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे, उस पर तो पूरी दुनिया भर ने मतलब बैन लगा दिया था कि वो कहीं पे भी बज ना पाए। ये लोग डरते थे, जो शासन करते हैं वो साहित्य को, इन कविताओं को डरते थे। तो सामाजिक महत्व जब हम कविताओं का बताते हैं तो वो बहुत ही अहम है, महत्तम है कविताओं का। तो इस प्रकार के जब भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में जब भी आजादी की बात आई, तो सिर्फ भारत में नहीं, तो अलग अलग क्षेत्र में अगर हम देखें अदर्स कंट्रीज में, जहां पर भी कहाँ पे पारतंत्र का जो टाइम पीरियड था उसमें कविता ने एक अपनी कविता एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के सामने उसको रख के छोटे आशय में बहुत कुछ कह जाना। इस प्रकार से कविता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रकार से उस कविताओं का इन्फ्लुएंस युवा पीढ़ी पर था। और एक नाम बारंबार हमारे मुंह पर आता है, वो जो है अवतार सिंह सिद्धू पाश, उनकी जो कविता थी। इस प्रकार ये सारी कविताएं एक इन्फ्लुएंस का काम करती थी लोगों पर, कि जो उनकी कविता थी सबसे खतरनाक नहीं होता। मैं आपको उस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मिट्टी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में मुट्ठियां भींचकर इस वक्त निकल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, तड़प का न होना,
सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। इस प्रकार उनकी कविता थी। जो ये कविता है कि शांत बैठे बिठाए आदमी को एक इन्फ्लुएंस, उसमें सैलाब उबला देती है और क्रांति की चिंगारी जलाने का काम करती है। उसी प्रकार उर्दू कवि जिनका आज पुण्यतिथि है, बहादुर शाह जफर, सिर्फ एक देशभक्त नहीं थे, वो मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू में मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी, जिनमें से काफी कविताएं लोगों के मतलब जब बगावत हुई अंग्रेजों के खिलाफ उस समय नष्ट हो गए उस उथल पुथल में, लेकिन आज भी उनकी कुछ कविताएं या शायर की कुछ पंक्तियां हैं जो लोगों के जुबान पर है। जैसे हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो साथियों, सिर्फ मतलब जो स्वतंत्र सेनानी थे उनमें महिला कारीगर भी उतनी ही थी। तो महिला कारीगर में हमने देखा कि राधा भाभी थी, तो बहुत सारे हैं उनमें। तो मैं एक स्त्रीवादी अंग से विचारधारा रखती हूँ, तो मैंने भी कुछ कविता लिखने की कोशिश की है। तो मेरी इस छोटी सी कविता को आपके सामने रखती हूँ। कविता का शीर्षक है अभिशाप। किसी के हवस की आग ना बुझा सकी। कविता फिलहाल तो अभी जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो चल रहा है, स्त्री या महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण जो बढ़ा हुआ है, उसको लेकर हमने लिखी है। आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली है हमें, लेकिन आजाद होते समय अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स जो अप्लाई किया था हम पर, डिवाइड कर दिया हमें विचारों से, डिवाइड कर दिया बिटवीन द मेल एंड फीमेल में, डिवाइडेशन बिटवीन द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, दिस काइंड ऑफ सोसाइटी उन्होंने बना दी। और उसी सोसाइटी को हमने सामने रख के आज हम जो चित्र देख रहे हैं समाज का, समाज में स्त्रियों को आजादी से घूमने का अभी तक ऐसा सराउंडिंग उनको अवेलेबल नहीं हो रहा है, उनका एडेप्टिव नेचर नहीं हुआ है सराउंडिंग में। तो उसी को सामने रख के मैंने ये कविता लिखी है, अभिशाप। किसी के हवस की आग ना बुझा सकी तो उसे जला दिया जाता है। किसी के हवस की आग ना बुझा सकी तो उसे जला दिया जाता है। जब भी बात तेरे हवस की आती है तो तेरा सो कॉल्ड धर्म कहाँ चला जाता है। उसे तो देवी समान माना करते हो तुम, उसे तो देवी समान माना करते हो तुम, फिर क्यों उसे इस्तेमाल करने को सामान बनाया जाता है। माँ के घर वो पराया धन कहलाती, माँ के घर वो पराया धन कहलाती, वही पति के घर पराये घर की जतलाती है। सदियों से उसके सुरक्षा का जिम्मा बाप, भाई, पति और बेटे के सिर थमाया गया। पैरों में पायल देकर उसे गुलाम तो बना लिया, ताकि जब भी वो आजाद होना चाहे पायल की झनकार उसके जाने का, उसके दीवारों में कैद होने का एहसास दिलाती रहे। क्या उसके शरीर से इतनी मादकता बहती है जो तू हर नुक्कड़ गली चौराहे तक की मंदिर में भी उसे बेरहमी से धर दबोच कर खाना चाहे। सोच कैसे लगता होगा जब कई हवस के हैवान एक साथ उसके शरीर में घुसना चाहे। मासूम होती है लड़की, जब भी कोई करीब से चूमे तो उसे मोहब्बत समझ लेती है। इसी मासूमियत को ठग कर अपने ही घर से दहेज के संग खरीदी जाती है लड़की। नारी का अभिशाप तो तू जन्म के साथ लाई है, तेरे ही शरीर से जन्मे ये नर नारी को बेचारी कमजोर अबला कहे है। सदियों से ही इन हैवानों ने तुझ पर कई बार जुल्म ढाए हैं। भरी महफिल में तेरे 5 पतियों की मौजूदगी होते हुए, भरी महफिल में तेरे 5 पतियों की मौजूदगी होते हुए तुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। वही तेरा भाई कहलाने वाला भगवान श्री कृष्ण हैवानों को मारने के बजाय, बड़े शौक की बात है दोस्तों, तुझे साड़ियां पहनाने में मगरूर था। तेरी ए नारी, तेरी ये भ्रूण हत्या आज की नहीं है। ए नारी, तेरी ये भ्रूण हत्या आज की नहीं है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक तुझे बस दफनाया गया। तेरे 7 बार जन्मने पर भी नहीं, तुझे 8वीं बार जन्मे पुत्र श्री कृष्ण को ही बचाया गया।
ये न करो, वो न करो, यहाँ न जाओ, वहां न जाओ की लक्ष्मण रेखा आज भी तेरे पैरों तले खींची जाती है। कभी तू बेजान सा खिलौना तो कभी खुली तिजोरी कहलाती है। सतयुग में रावण अहंकारी है, इंसानियत बेशर्मी हया उसमें तब भी बाकी थी। पुरुषोत्तम कहलाने वाला असली हैवान तो राम है, सीता के चरित्र को उछाल कर शुद्धि की अग्नि परीक्षा तो उसी ने ली थी। साथियों, इस प्रकार अभिशाप शीर्षक की यह कविता मैंने आपके सामने पेश की। तो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सिर्फ आजादी औरतों को ही नहीं चाहिए। जब तक एक औरत आजाद नहीं होगी तब तक एक मर्द भी आजाद नहीं होगा। तो ये आजादी, उस समय हमने आजादी के अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का नारा दिया था। आज ऐसे बहुत से घटक दुनिया में हम देख रहे हैं, देश भर में देख रहे हैं कि उनसे हमें आजादी चाहिए। तो ये मनुवाद से आजादी हुई, हमें शिक्षा की आजादी चाहिए, महिलाओं को खुलेआम सड़कों पर घूमने की आजादी चाहिए। तो बंदिस्त ना बना के रखे। तो इस बात की ये आजादी है। खुले में श्वास लेने की, हमें आसानी से श्वास लेने की आजादी चाहिए। इस प्रकार आज का ये जो सत्र है, आप सभी ने मुझे यहाँ पर इस मंच पर आयोजित किया। मैं सभी का तहे दिल से फिर से एक बार इस्तेकबाल करना चाहती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से फिर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अवतार सिंह संधू, पास। शीतल जी ने आपकी यादों को और आपके विचारों को ताजा कर दिया। आपका कहना है, शीतल जी कहती हैं कि माँ, बहन, बेटी, दादी, मौसी, भौजी, बहू, न जाने कितने रूप है नारी के, लेकिन पुरुष ने हमेशा नारी का वस्तुकरण किया है। एक स्त्री के मन की पीड़ा को आपने प्रकट किया। आप हमारे साथ मंच पर आई, आपका बहुत बहुत आभार शीतल बहन का। हमारे इस मंच पर राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट की ओर से देशबंधु चित्तरंजन दास जी की जयंती के अवसर पर और बहादुर शाह जफर जी की पुण्यतिथि के 2 दिवस पूर्व आपके विचारों से अवश्य ही आज का युवा प्रेरणा लेगा। बहुत बहुत आभार। अब साथियों, मैं आपको लेकर के चलता हूं एक नन्हे मुन्ने बच्चे की ओर, जो हमारे आने वाले कल का उज्जवल चेहरा है। नाम है आयुष चतुर्वेदी। शायद यह नाम इन दिनों पिछले साल भर से किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाचा नेहरू और आजादी विषय पर आपने विचार लेकर के हमारे साथ हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में ही नहीं, बल्कि पिछले सारे ओपन माइक कार्यक्रमों में जितने सहभागी रहे, सभी युवा चेहरे रहे, नवोदित चेहरे रहे, लेकिन इनसे नया चेहरा कोई न था। वाराणसी में कक्षा 12 में मानविकी वर्ग के छात्र हैं। 10-11 साल की उम्र में महात्मा गांधी को पढ़ने समझने का मौका मिलने पर उस व्यक्तित्व में, दुनिया के उस विलक्षण व्यक्तित्व में इनकी रुचि पैदा होती है। और साल भर पहले किसी कार्यक्रम में इनका एक ओजस्वी उद्बोधन सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आयुष चतुर्वेदी, जो ऐसे दौर में जब गांधी के नाम को तो हर मंच पर जोर जोर से उच्चारित किया जाता है, लेकिन गांधी के विचारों के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी ऐसी अफवाह, ऐसे झूठ और ऐसे किस्से गढ़े जाते हैं जहां गांधी का नाम तो रहे, लेकिन गांधी के सारे सपने, सारे विचार, समाज को जोड़ने के सारे तरीके जो हैं, उनसे ध्यान हटाया जा सके, ऐसे कुत्सित प्रयास जब किए जाते हैं, एक ऐसे दौर में जब कोई व्यक्ति महात्मा गांधी का नाम लेने से पहले इस बात का विचार करता है कि मेरे आसपास का कोई शख्स
नाराज न हो जाए, ऐसी नकारात्मकता जब उस शख्सियत के बारे में फैलाई गई, उस दौर में आयुष चतुर्वेदी ने वो जिम्मा उठाया और अपनी मुखर आवाज से उस व्यक्तित्व को न केवल याद किया, बल्कि उनकी ओजस्वी वाणी ने पूरे मीडिया वर्ग को प्रभावित किया। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनेताओं ने उस दौर को याद करते हुए उस भाषण को सुनने के बाद में महात्मा गांधी को याद किया और इस युवा को पहचान मिली। मैं आवाज देता हूं इस नन्हे मुन्ने बालक आयुष को। आयुष भाई, आप आइए और हमारे आने वाले युवाओं को वो रास्ता और वो ऊर्जा दिखाइए जो आपकी प्रेरणा है, जहां से आप ये ऊर्जा लेते हैं, ये उस्मा लेते हैं, ये हिम्मत लेते हैं। मंच आपके लिए खुला है, आपका स्वागत है। आयुष चतुर्वेदी। धन्यवाद मनीष जी। नमस्कार आप सभी को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खास तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट का, कि जो स्वाधीनता आंदोलन को लेकर, उसकी विरासत को लेकर इतना बेहतरीन काम कर रहा है और आज उसके मंच पर, उसके पेज पर मुझे बोलने का मौका मिला है। इसको लेकर मैं खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं और अनुग्रहित भी महसूस कर रहा हूं। आज मेरा विषय है चाचा नेहरू और आजादी। फिराक गोरखपुरी एक शायर हुए, वो नेहरू के प्रशंसक भी थे और उनके आलोचक भी थे, और कहते थे, मजाक में कहते थे कि इस पूरे भारत में केवल 2.5 लोगों को अंग्रेजी आती है। एक मुझे आती है, एक राधा कृष्णन को आती है और आधी अंग्रेजी नेहरू को आती है। तो उस दौर में इतनी मुखर आलोचना करने वाले शायर हुए थे। तो उनका एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब उनको ये याद आएगा तुमने फिराक को देखा है। यानी आने वाली जो नस्लें हैं वो जलन करेंगी कि जब उनको मालूम चलेगा कि तुमने फिराक गोरखपुरी को देखा है। तो यही बात गांधी और नेहरू पर भी लागू होती है कि जब हम किसी आदमी को देखते हैं कि अच्छा ये नेहरू से मिले थे कभी, अच्छा ये गांधी से मिले थे, तो उनको देखकर एक जलन भी है और एक अंदर एक चीज आती है कि ये कितने खुशनसीब रहे होंगे कि इनको नेहरू से मिलने का मौका मिला होगा, इनको गांधी से मिलने का मौका मिला होगा। और नेहरू के बारे में तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि नेहरू राजनीति में आ गए और हमने एक बेहतरीन साहित्यकार को खो दिया। यानी नेहरू अगर राजनीति में नहीं आए होते तो साहित्य में बड़ा अच्छा काम किए होते, क्योंकि जिस आदमी ने जेल में रहकर हजार पन्नों की 3 किताबें लिख दी, वो अगर राजनीति से परे होकर केवल लिखता तो 1000 किताबें लिखी होती उसने। और नेहरू बहुत मुखर नेता थे, आज के नेताओं से काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, आज के नेताओं के बनिस्बत काफी ज्यादा सेक्युलर थे। और नेहरू ने ये कहा कि इट्स फॉली टॉक ऑफ कल्चर और इवन ऑफ गॉड, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्व एंड, या जब मनुष्य मर रहे ईश्वर की बात करना या कल्चर की बात करना बेमानी होगी। तो इतनी मुखर आलोचना करना हमारी सोच की और इंसानी सभ्यता की, ये नेहरू की ही बस की बात है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स में नेहरू, चाचा नेहरू और आजादी इस विषय को बांटा हुआ है और उन्हीं पॉइंट्स को एक सरसरे तौर पर बताते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नेहरू पर जो आरोप लगते हैं, नेहरू को वुमेनाइजर कहा जाता है। अब वुमेनाइजर का मतलब आप गूगल पर देखेंगे तो उसका मतलब देगा व्यभिचारी। अब आप और मुगालते में पड़ जाएंगे कि अब व्यभिचारी क्या होता है। तो वुमेनाइजर या व्यभिचारी यानी कि वो आदमी, वो मनुष्य कि जिसको कई औरतों से संबंध बनाने में बड़ा मजा आता हो। तो नेहरू के बारे में ये एक चीज जो है कि फैलाई जाती है कि नेहरू वुमेनाइजर थे। ये बात काफी हद तक सही है और काफी हद तक गलत है। सही इसलिए है क्योंकि नेहरू का स्नेह बहुत लोगों से रहा। नेहरू का स्नेह पद्मजा नायडू से रहा, नेहरू का स्नेह एडविना माउंटबेटन से रहा, और उतना ही स्नेह नेहरू का अपनी पत्नी से रहा, अपनी बहन से रहा विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्णा, और अपनी बेटी इंदिरा से भी उतना ही स्नेह रहा। और कई चीजें हैं कि हर चीज का जिम्मेदार आज नेहरू को बताया जाता है
कि सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता की चाय में चीनी कम हो जाए तो उसका भी जिम्मेदार आज नेहरू है। तो नेहरू को हर चीज का जिम्मेदार बताया जाता है, बंटवारे का जिम्मेदार बताया जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि आप किताबें मत पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए, लेकिन आप अगर फिल्म देखने में रुचि रखते हैं तो रिचर्ड एटनबरो की 1982 में बनाई फिल्म गांधी देख लीजिए। उसी में आपको ये पता चल जाएगा कि गांधी ने यहाँ तक कहा था कि ठीक है, हम मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन बंटवारे को रोक लिया जाए। और इस बात पर नेहरू राजी भी हो गए थे कि ठीक है, जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं हम। लेकिन जिन्ना की एक अलग मांग थी, एक अलग राष्ट्र की मांग थी, और उसके आगे किसी की नहीं चली। और जिन्ना से पहले भी हिंदू महासभा ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की अलग अलग दो राष्ट्रों की बात की, उससे हम सभी वाकिफ हैं। तो जहां तक नेहरू पर आरोपों का मेन जो इम्फेसिस है, मैं वुमेनाइजर पर ही देखता हूं कि नेहरू को व्यभिचारी कहा जाता है। नेहरू के दौर में उनके सबसे जो कट्टर आलोचक रहे वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता थे, बड़े ही पढ़े लिखे नेता थे, अर्थशास्त्र में पीएचडी की हुई थी। तो आज हम नेहरू को वुमेनाइजर कहते हैं, लेकिन उस दौर में नेहरू का सबसे बड़ा आलोचक राम मनोहर लोहिया उनको कभी वुमेनाइजर नहीं कहता है, क्योंकि उस दौर के नेता आज के नेताओं से ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। लोहिया खुद जीवन भर लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी किए किसी औरत के साथ रिलेशनशिप में रहना। डॉक्टर रमा मित्रा के साथ, जो कि प्रोफेसर थी, उनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, और उन्होंने कभी भी नेहरू की पर्सनल जिंदगी को लेकर सवाल नहीं उठाए। और तो यही चीजें हैं कि उस दौर के नेता कितने प्रोग्रेसिव रहते थे, उस दौर के नेताओं में कितनी सेकुलरिज्म और कितना एक प्रोग्रेसिव चीज रहती थी। इन चीजों को लेकर अगर हम देखें कि लोहिया जो उस दौर के कट्टर आलोचक थे नेहरू के, उन्होंने भी कभी ऐसे आरोप उन पर नहीं लगाए। और आज हम तरह तरह के झूठ, नेहरू की ही बहन के साथ उनकी फोटो को हम वायरल कर देते हैं कि ये देखिए किसी लड़की के साथ नेहरू क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, कम से कम जो सोचने और विचारने वाले लोग हैं। बाकी एक पॉइंट है कि नेहरू लोकतंत्रवादी थे, लोकतंत्र से उन्हें प्यार था। राम मनोहर लोहिया उनके आलोचक थे, और राम मनोहर लोहिया जब जब जेल जाते थे, नेहरू पूरी कोशिश करते थे कि मैं राम मनोहर लोहिया को छोड़वा दूं। और इसके लिए उन्होंने सरदार पटेल को कई बार चिट्ठियां लिखी कि राम मनोहर लोहिया को जेल से रिहा करवाया जाए। और नेहरू को अपने विरोध, अटल बिहारी उनकी आलोचना करते थे तो नेहरू उनको भी देते थे कि चलो आज तो बड़ा बढ़िया तुमने काम किया है। और नेहरू खुद की भी चाणक्य क्लास लिखते थे। शायद आयुष भाई को तकनीकी रूप से कोई परेशानी हुई है। मैं जब तक वो हमसे वापस जुड़ते हैं बताता चलूं कि आज देशबंधु चित्तरंजन दास जी की जयंती है। 5 नवंबर 1870 को इस शख्स का जी जन्म। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ, आयुष भाई आ गए हैं। बिल्कुल 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 आयुष भैया, हाँ आप जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो दरअसल नेट की बड़ी ही दिक्कत है इस समय, और इसीलिए मैंने जगह भी बदल ली थी, और उसके बावजूद भी जो नेट है वो नहीं अच्छा चल रहा है। खैर, तो वही चीजें हैं कि नेहरू विरोधियों से भी प्यार करते थे, और जिस दौर में कि सावरकर चित्रगुप्त नाम से लेख लिखते थे और अपनी ही प्रशंसा करते थे। सावरकर चित्रगुप्त नाम से लिखते थे और खुद की ही प्रशंसा करते थे। ऐसे में नेहरू चाणक्य के नाम से लिखते थे और अपनी ही आलोचना करते थे। तो ये कितनी ही सीखने की बात है। और अगला विषय है कि मतभेदों की बात। नेहरू के मतभेद सबसे रहे, और कहीं ना कहीं सबके मतभेद
नेहरू से रहे। नेहरू का सबसे बड़ा जो गरम दल में रहना चाहिए, गोखले के साथ छोड़िए और लोकमान्य तिलक के साथ जाइए। उनके अपने पिता के साथ ही मतभेद रहते थे, और यहाँ तक कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने उस गांधी से खफा होकर स्वराज पार्टी बनाई, और नेहरू ने अपनी पिता की मुखालिफत करते हुए गांधी के साथ ही रह गए। वो स्वराज पार्टी में नहीं गए, वो गांधी के साथ ही रहे। तो मतभेदों की बात जहां तक है, वो नेहरू और लोहिया में रहे, नेहरू और पटेल में रहे, नेहरू और गांधी में रहे, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। जो एक दुश्मनी की बात होती है वो कभी नहीं थी उन दोनों के अंदर। और नेहरू की 4 बार हत्या के प्रयास हुए थे। हम ये तो जानते हैं कि गांधी की तो सीधे हत्या कर दी गई, और उसके पहले भी 3-4 बार गांधी को मारने की कोशिशें हुई, लेकिन नेहरू को भी मारने की कोशिशें 4 बार की गई थी। और नेहरू की आलोचनाएं हम आज ही नहीं करते हैं, उस दौर में भी नेहरू की आलोचनाएं होती थी। वामपंथी साहित्यकार या वामपंथी शायर जैसे कि साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी, इन लोगों ने खूब नज़में लिखी नेहरू के खिलाफ। चर्चिल उस समय, चर्चिल ने गांधी को जोकर कहा था और आजादी के खिलाफ थे, भारतीय आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे चर्चिल, और नेहरू से उन्हें चिढ़ थी। तो जब आजादी मिली और नेहरू एक बार लंदन गए, तो चर्चिल नेहरू से मिले और बोले कि अच्छा, मैं तो तुमसे चिढ़ता हूं, तुम मुझसे नहीं चिढ़ते हो? तो नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं चिढ़ता हूं। और तब चर्चिल ने कहा था कि अब मुझे दुख होता है कि मैंने भारत की आजादी के आंदोलन की मुखालिफत की थी, मैंने उसके खिलाफ काम किया था, मुझे दुख होता है ऐसा करके। और चर्चिल ने यह भी कहा था कि नेहरू ने 2 चीजों पर जीत पा ली है, भय और घृणा पर। तो नेहरू में अपने विरोधियों को भी प्यार से जीत लेने की जो है कि वो एक आदत थी, वो एक उनका ऑरा था, एक करिश्मा था। और कई चीजें हैं, कई छोटी छोटी ही बातें हैं, जैसे कि गांधी को पूरे दुनिया भर से तोहफे आते थे। तो एक बार गांधी को किसी ने सिगरेट भेज दी थी, सिगरेट का एक डब्बा, महंगी सिगरेट का एक डब्बा भेजा था, और उस आदमी को लगा होगा कि गांधी सिगरेट पीते होंगे। तो गांधी को जब वो डिब्बा मिला, तो गांधी पहले तो वो हुए, लेकिन फिर उन्होंने उस डब्बे को रख लिया और बोला कि चलो, मैं तो नहीं पीता हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू को दे दूंगा। तो ये रिश्ते थे उस दौर के, ये रिश्ते थे उस आजादी के आंदोलन के, कि जो आज के दौर से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था। मैं ये बात हर बार दोहरा रहा हूं कि आज के नेताओं और आज के लोगों से काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव तब के नेता थे, क्योंकि आजादी के आंदोलन ने बस हमें आजादी ही नहीं दिलाई, उसने हमें वैचारिक तौर पर भी बहुत मजबूत किया, बहुत हद तक मजबूत किया। और जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू का आजादी में कोई जो है कि योगदान ही नहीं है, नेहरू तो जेल में भी रहे तो बड़े आराम से रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेहरू ने बहुत समय जेल में काटा, और उनका जो जेल में रहने का समय है उसको अगर हम एक साथ मिला दें तो उन्होंने तकरीबन 9 साल जेल में बिताए। और ये किसी भी नेता से बहुत ऊंची चीज है कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश की आजादी के लिए 9 साल जेल में रहा। तो हम एक फोटो वायरल करके और उनको सिगरेट पीते हुए दिखा के उनको आवारा करार दें, इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आपको आजाद करने के लिए 9 साल नेहरू जेल में रहा है। तो इन चीजों से हमें सीखना होगा। और नेहरू सबसे प्रभावित थे, नेहरू समाजवादी थे, नेहरू कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे, नेहरू बुद्ध से भी प्रभावित थे, और आगे चलकर नेहरू गांधी से भी बहुत प्रभावित हुए। तो इन चीजों से हमें सीखने की जरूरत है। और आजादी से पहले ही नहीं, आजादी के बाद भी नेहरू ने जिस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि अगर हम पार्टीशन को छोड़ दें और कुछ दंगों को छोड़ दें, तो नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगों को बहुत हद तक रोक दिया था। तो गांधी की जो चॉइस थे नेहरू, उन्होंने प्रूव किया कि हाँ, गांधी ने नेहरू को चुना है, तो नेहरू ने उस जो है कि उस सलीके का काम भी किया। और जैसे कि हमारी आजादी के बाद जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें 2 सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर था जो कि साम्यवादी था, कम्युनिस्ट था, और अमेरिका जो है कि वो पूंजीवादी था। तो ये नेहरू की थिंकिंग ही थी, नेहरू की सोच थी कितनी अच्छी कि उन्होंने कहा कि हम ना साम्यवाद की तरफ जाएंगे ना पूंजीवाद की तरफ जाएंगे,
हम नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम उन्होंने बनाया, इंडोनेशिया के सुकर्नो के साथ मिलके, इजिप्ट के जमाल अब्दुल नसेर के साथ मिलके, और जो है कि जोसेफ ब्रोस टीटो के साथ मिलकर उन्होंने, क्वामे नक्रुमाह के साथ मिलकर उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया कि हम दोनों ही सुपर पावर्स पर ये दबाव बनाएंगे कि भारत को आप और जितने भी नॉन अलाइंड मूवमेंट में जितने भी देश हैं उनको आप समर्थन दीजिए, उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए। तो ये उस दौर की सोच थी कि नेहरू कितने जो है कि इंटरनेशनलिस्ट लीडर थे कि उन्हें सिर्फ जो है कि एक धड़े से बन जाना उनको नहीं पसंद था कि हाँ मैं साम्यवादी हूँ, हाँ मैं पूंजीवादी हूँ, ऐसा करना उनको नहीं पसंद था। उन्होंने जब ये कहा कि हमारे भारत का अल्टीमेट जो गोल है वो सोशलिज्म है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसमें डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे। उन्होंने सोशलिज्म को एक अलग तरीके से देखा, उन्होंने उसमें जो है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जोड़ा, उन्होंने उसमें डेमोक्रेसी को भी जोड़ा। तो यही चीजें हैं कि नेहरू अगर चाहते तो नेहरू का जीवन बिल्कुल एक राजकुमार की तरह था। बचपन से पले घर में ही उनकी जो है कि शुरुआती पढ़ाई घर में ही हुई, तो नेहरू एकदम राजकुमार की तरह जीवन जीते थे। घोड़े पे बैठ के सवारी करते थे, अमीरी की जिंदगी थी। चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी आजादी के आंदोलन में आने की, बैठ के 4 पुश्त को खिलाए होते, इतना पैसा था उनके पास। लेकिन फिर भी आजादी के आंदोलन में उतरे, कोट छोड़ी, कोट जो पहनते थे वो कोट को छोड़ा, गांधी की बातें सुनकर खादी पहनी। तो ये उस दौर में बहुत ऊंची चीज थी कि कोई अमीर आदमी कि जो कि आराम से जी सकता था जिंदगी, खूब बड़े ही मजे से अय्याशी करता है, वो देश को बचाने के लिए निकला, जेल में रहा और भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। तो इन्हीं चीजों को लेकर हमें वापिस से नेहरू का मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम किसी एक फोटो को देखकर नेहरू को आवारा करार कर दें। उससे पहले नेहरू के ऑरा को, नेहरू के करिश्मा को समझने की जरूरत है। क्योंकि आज जो लोग नेहरू को गाली देते हैं, जो नेता नेहरू को गाली देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी नेहरू जैसा ही बनना चाहते हैं। क्योंकि नेहरू की देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान थी और बहुत पहचान थी। और आज के जितने नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के कोई भी शीर्ष नेता हो, वो नेहरू से भले ही बोलने के लिए ये करें कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, और अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ना हो के पटेल हुए होते तो बड़ी ही अच्छी बात हुई होती। तो ये एक कोरी मानसिकता ही है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अंदर ही अंदर वो खुद भी नेहरू जैसा बनना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि विदेशों में उनका उतना ही नाम हो कि जितना नेहरू का है। तो इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है, ऐसे नेताओं से, ऐसे विचारों से हमें बचने की जरूरत है। और अपने देश की जो आजादी के आंदोलन की विरासत रही है, जो धर्मनिरपेक्षता की विरासत रही है, जो समाजवाद की विरासत रही है, जिसमें कि महात्मा गांधी, गोखले, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया रहे हैं, हमें उनसे उन्हें पढ़ने, उनसे सीखने की जरूरत है। और उस जो बंदूकों के दौर में वो नेहरू के गुलाब को पहचानने की जरूरत है, मोहब्बत फैलाने की जरूरत है, प्रेम फैलाने की जरूरत है। तो वही इन्हीं बातों को लेकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि नेहरू को आप कम से कम पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ें और उन्हें समझें कि नेहरू को किस तरह से आज हमने बहुत ही, क्योंकि नेहरू को समझने के लिए नेहरू का बहुत ऊंचा कद था, उसे समझने के लिए हमें अपने बौनी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। तो उस बौनी सोच से ऊपर उठिए, नेहरू के ऊंचे कद को समझिए, किताबें पढ़िए नेहरू की लिखी हुई और नेहरू के बारे में लिखी हुई, क्योंकि किताबें ही एकमात्र रास्ता होती हैं किसी भी महापुरुष से गुफ्तगू करने का। बहुत धन्यवाद मनीष जी का, बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट का, बहुत धन्यवाद। कुछ भी कहने से पहले मेरा आग्रह अशोक भैया से है कि वो बने रहें कार्यक्रम में। और मैं आयुष भाई के लिए पहले तो याद करता हूं मीर तकी मीर का एक शेर। मीर तकी मीर ने किसी जमाने में कहा था, आंखों में ही रहे हो, दिल से नहीं गए हो, हैरान हूं ये सोखी आई तुम्हें कहां से। मैं इस बात को यूं कहता हूं आयुष चतुर्वेदी के लिए, आंखों में छा गए हो, दिल में उतर गए हो, हैरान हूं मैं ये बातें आई तुम्हें कहां से। आज की पीढ़ी जब गूगल गुरु से सारा ज्ञान लेकर के और व्हाट्सएप से पढ़े लिखे इतिहास को ही सच मान करके
अपने पुरखों पर कीचड़ उछाड़ने में लगी है, वहां भगत सिंह, लोहिया, नेहरू और गांधी को पढ़ने की रुचि इस दुनिया में कुछ ही लोगों में है, और आपने ये पाई तो निश्चित तौर पर भारत का चेहरा उज्जवल है। आने वाले भविष्य को सुनहरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी तुम पर दुनिया, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी तुम पर दुनिया, दुनिया की तकदीर हो। बहुत बहुत आभार आयुष चतुर्वेदी आपका, और वाराणसी का, और आपके समस्त उन मार्गदर्शकों का जिन्होंने आपके जहन में ये बातें उतारी और दुनिया में फैलती अफवाहों को आपसे दूर रखा। मैं यहां आप सबसे साझा करूं, आज का जो वक्त है, कोई भी आजादी जो है वो मुफ्त में नहीं मिलती, वो त्याग मांगती है। किसी भी तरह की आजादी बलिदान मांगती है, कोई भी संघर्ष बलिदान मांगता है। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं जहां बिना त्याग के, बिना बलिदान के किसी को कुछ भी हासिल हुआ हो। और हमारी आजादी तो इस मायने में और भी अनूठी है। इस संघर्ष में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दे दी। नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के गोवर्ध बहादुर शाह जफर तक हर एक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी जिंदगी को अनेकानेक हस्तियों ने ब्रिटिश राज की काल कोठरियों में बिता दिया। मुमकिन नहीं कि हम एक को जान सकें, क्योंकि देश का कोई कोना ऐसा न बचा जहां से कोई आवाज अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ न उठी हो, कोई हुंकार विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए न भरी गई हो। और हर एक इंसान को यह मालूम था कि मेरी जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो यह सब करना बेमानी है। लेकिन उन्होंने अपनी पीढ़ियों का सोचा, आने वाले वक्त का सोचा, आने वाले वंशजों का सोचा, और हमें आज का यह सुनहरा पल दिया। लेकिन आज के दौर में, जैसा कि आयुष चतुर्वेदी ने अभी बताया, मुझे याद आता है डॉक्टर राहत इंदौरी का एक और शेर, इधर की शय उधर कर दी गई है, जमी जेरो जबर कर दी गई है, तारुफ को जरा फैला दिया है, कहानी मुख्तसर कर दी गई है। हमारे आजादी के सारे योद्धाओं की जीवनियों को, उनसे जुड़े किस्सों को परिचय में तो रखा जा रहा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा काट छांट कर हम तक पहुंचाया जाता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है वो हमारे इतिहास से और उसके सच्चे किस्सों से दूर होती जा रही है। न जाने क्यों कुछ लोग ऐसी मनगढ़ंत बातें, किस्से, अफवाहें उनके जहन में हर तरह से भरने में लगे हुए हैं। आजादी की लड़ाई और उसके योद्धाओं पर कीचड़ उछालने का चलन हो गया है। हर कोई खुद को सर्वज्ञ मान करके आजादी की लड़ाई में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों के बारे में कुछ भी कह देता है। आप गली मोहल्ले में खड़े होकर के कहीं से भी सुनिए, न जाने किस तरह की टिप्पणी, और ऐसा लगता है मानो वो बहुत विश्वसनीय बातें कर रहे हों। हर एक व्यक्ति के जीवन में ताक झांक, उनके निजी जीवन पर आक्षेप लगा करके और उनके गौरवशाली इतिहास को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। झूठ और फरेब के सहारे उस पूरे आंदोलन का महत्व ही हमारी नजरों में गौण कर दिया जाता है, और ऐसा जताया जाता है कि मानो जिन लोगों के नाम हम लेते हैं वो आजादी के नायक नहीं बल्कि खलनायक रहे हों। और ये प्रवृत्ति बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हम पर हमारी पाई गई आजादी को फिर से छीनने के प्रयास के चलते इस तरह का कुत्सित प्रयास किया जाता है। लेकिन आयुष चतुर्वेदी जैसे बच्चों से मिलकर के ये तय है कि हमसे हमारी आजादी कोई नहीं छीन सकता। देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनकी आज जयंती है, उनका मैं थोड़ा सा परिचय आपसे करवाता चलूं। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ, और आप आजादी की लड़ाई में एक जाना पहचाना नाम रहे। आप ही के साथ, लेकिन आपसे बहुत पहले एक और नाम हुआ, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जिसे कुछ लोग बादशाह के नाम से जानना पसंद करेंगे,
लेकिन मैं उन्हें क्रांति के योद्धाओं में 1857 की क्रांति के मुख्य चेहरों में गिनने को ज्यादा ठीक समझूंगा। देशबंधु चित्तरंजन दास 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में जन्म लेते हैं और 16 जून 1925 तक हमारे साथ रहते हैं। पिता भुवन मोहन दास, और ये खुद राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री रहे। चित्तरंजन दास को मुख्यतः 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र कांड के अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव के लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी थी। आप स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे और अहमदाबाद में 1921 में वे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। आपने अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। आपको राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट नमन करता है, स्मरण करता है। और मैं अब पुनः वापस लौटता हूं अपने सभी उन साथियों की ओर। कार्तिकेय भैया से मेरा आग्रह है कि मंच पर हमारे वक्तागणों में से जितने लोग उपस्थित हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? अशोक जी हमारे साथ हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप इन सारे साथियों में युवा पीढ़ी का परिचय ज्यादा रखते हैं। आप दिल्ली में हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, आपको भिन्न भिन्न मंचों पर सुना है और हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है, तो मैं चाहूंगा कि आप एवं कार्यक्रम के समापन के लिए मां सरस्वती की कृपा से सुसज्जित प्रज्ञा बहन जो हैं वो अपना अमूल्य पल हमें फिर से दें। तो मैं पहले आग्रह करता हूं अशोक जी से कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो लंबी लड़ाई चली और आज हम जिस दौर में पहुंचे हैं जहां बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जानी है, जैसा शीतल जी ने बताया, जैसा आयुष भाई ने बताया, जैसा रिमी जी ने बताया, हर तरह के मंचों पर बहुत सारी चीजें आज भी शेष हैं। इन सभी विषयों पर और आने वाले कल के लिए जो कुछ भी आप कहना चाहें हमारे युवा साथियों से, जो विश्वविद्यालयों से, गांवों से, देश के भिन्न भिन्न कोनों से हमसे जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर ये चीजें स्थायी हैं, न जाने कितने लोग इसका लाभ लेंगे। तो एक बार फिर से पुनः मैं आपको थोड़े समय के लिए आमंत्रित करता हूं। अशोक जी। शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो बधाई आयुष चतुर्वेदी जी को, और क्योंकि मैं शिक्षक हूं और सही मायने में आजकल मैं रश्क में हूं इनके शिक्षकों से, क्योंकि इनकी उम्र के बच्चे जो हैं उनको हम पढ़ाते हैं और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आज इनके साथ मंच शेयर करके। और एक चीज जो मुझे समझ में आई है कि समझ के लिए उम्र मोहताज नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना ज्ञान अर्जित करें हैं और आसपास की चीजों को कितना समझे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आयुष को पुनः बधाई आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा कुछ करेंगे हमारे देश के लिए। और दूसरी बधाई नेशनल मूवमेंट फ्रंट को, कि जिस तरह की बार बार की बात आयुष ने अपने उसमें दोहराई है वक्तव्य में, कि वहाँ वो जो लीडर थे हमारे, जो स्वतंत्रता में के संग्राम के जो लोग रहे हैं, उस संघर्ष के दौरान के जो लोग रहे हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। मुझे लगता है कि आयुष ने ये बार बार बात इसलिए दोहराई है क्योंकि इस समय का जो माहौल है वो माहौल ऐसा हो रहा है कि इस विरासत को की कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये विरासत सांझी थी, इसमें जाति और धर्म के झगड़े जो थे वो बहुत कम थे। एंड अंत तक आते आते जो विभाजन के दौरान जो कुछ घटित हुआ है, निसंदेह वो हमारे इतिहास में एक बुरा वक्त रहा है, लेकिन हमारी जो विरासत थी, उस सांझी विरासत को सहेजने का जो काम ये फ्रंट कर रहा है, उसके लिए फ्रंट को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोगों ने बहुत
बढ़िया अपनी बातें कही हैं। और आने वाले समय में जो जरूरत है, वो जरूरत ये है कि आजकल जो ये सोशल मीडिया पे जो प्रचार चल रहा है, जिस तरह का झूठ जो है वो फैलाया जाता है आजादी के आंदोलन को लेकर, आजादी के आंदोलन में जो लोग लड़े हैं उनको लेकर जो झूठ आजकल ये सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम लोग कुछ प्रामाणिक पढ़ें, कुछ प्रामाणिक किताबों का अध्ययन करें, और जो हमारी विरासत है हम इस विरासत को बचा कर रखें। अगर समय इजाजत देता हो तो 2 अंतरे मेरे पास गीत के हैं। मनीष भाई एक बार बताइएगा, अगर अगर 1 मिनट का समय इजाजत देता हो तो मैं आपको जी जी जी, हाँ आप तो 2 से ठीक है, मैं 5 आपको मिनट तक एक अपना 2 से 5 मिनट तक आप समय ले सकते हैं। फिर साथी जो वक्तागण हैं उनसे दोबारा तारुफ करते हुए प्रज्ञा बहन को सुनेंगे। जी, तो एक गीत मैंने लिखा था, उसी गीत को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 2 अंतरे हैं छोटे छोटे, गीत लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब भगत सिंह की बात चल रही थी तो जब भगत सिंह जी ये कह रहे थे कि मुझे पता है कि जिस आजादी को हम लेने की कोशिश, पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक्चुअली होने क्या वाला है, वो सत्ता जो है वो गोरे अंग्रेजों से उठकर जो है वो भूरे अंग्रेजों के पास आ जाएगी। दरअसल वो जो आजादी चाहते थे वो एक गैर बराबरी का जो समाज है उसको तोड़ने की बात कर रहे थे। वो जात धर्म के जो भेद हैं, जो अमीर गरीब की जो खाई है, खासकर वो साम्राज्यवादी और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं से प्रेरित होकर जो है मैंने ये गीत लिखा है। 2 अंतरे हैं छोटे छोटे से, मैं आपके सामने गा रहा हूँ कि जहां भाव नहीं है समता का, आजादी अभी अधूरी है। जहां भाव नहीं है समता का, आजादी अभी अधूरी है। कि जहां पैदा होते बच्चे की जात जमाना तय करे, जहां पैदा होते बच्चे की जात जमाना तय करे, कहाँ किस पर क्या पाबंदी हो, हर बात जमाना तय करे, कहाँ किस पर क्या पाबंदी हो, हर बात जमाना तय करे। क्या खाएं हम क्या पहने हम, हर जज्बात जमाना तय करे। जहां आधी आबादी की तालीमें अभी अधूरी है, आधी आबादी की जहां तालीमें अभी अधूरी है। जहां भाव नहीं है समता का, आजादी अभी अधूरी है। जहां भाव नहीं है समता का, आजादी अभी अधूरी है। जहां धूल फांकते बचपन है, सूली चढ़ते हलवाहे हैं। जहां धूल फांकते बचपन है, सूली चढ़ते हलवाहे हैं। जहां जात धर्म के दंगों में सुलगे सुलगे चौराहे हैं। जहां जात धर्म के दंगों में सुलगे सुलगे चौराहे हैं। जहां काले पीले पर्दों में, जहां काले पीले पर्दों में औरत को रखा जाता है, वहां सारे मजहब बेमानी, सारी मानवता अधूरी है। वहां सारे मजहब बेमानी, सारी मानवता अधूरी है। जहां भाव नहीं है समता का, आजादी अभी अधूरी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश नेशनल मूवमेंट फ्रंट जिस तरह से कर रहा है, हम सब लोग कहीं ना कहीं जहां जिस फील्ड में सहयोग कर पाएंगे हम वहां सहयोग करेंगे। शुक्रिया एक बार सबका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार अशोक जी आपका। और हमें मालूम चला कि आपकी आवाज जो है वो भी गणितज्ञों से इतर है। आपका गला, अब ये कम से कम निश्चित है कि आपने गणित के अलावा जीवन के कई और क्षेत्रों में अपना वक्त तो दिया है। और जैसा कि आपने कहा कि आयुष से मिलकर के आपको खुशी हुई, न केवल आयुष से मिलकर आपको बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को खुशी हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं कार्यक्रम के अंतिम दौर में बताता चलूं, बहादुर शाह जफर जिनकी 7 नवंबर को पुण्यतिथि आती है, उनके बारे में।
24 अक्टूबर 1775 को इनका जन्म होता है और 1837 से लेकर 1862 तक इन्हें मुगल बादशाह समझा जाता है। हालांकि उस समय सल्तनत बहुत कमजोर हो गई थी। कुछ लोगों को यह नाम सुनकर के लगता है कि हम ये नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि आजादी के आंदोलन में भाग लेने की जो इन्होंने कीमत चुकाई, इन्होंने अपने पुत्रों और प्रपोत्रों को सरेआम गोलियों से भुने जाते हुए देखा। मैं संक्षिप्त में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मेजर हडसन जो उर्दू के जानकार थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने जब पहुंचे तो कहा, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। और उस समय व्योवर्द बहादुर शाह जफर ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और उस दौर में जो शुरू हुआ, उसकी परिणति के तौर पर आज हम आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का और पुनः लौटता हूं कार्तिकेय मिश्रा की ओर कि अगर हमारे साथ प्रज्ञा बहन हैं। और इससे पहले मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, रिमी जी हैं, शीतल जी हैं और आयुष भाई बैठे हैं, तो आप में से अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई विचार है और हम प्रकट करना चाहते हैं, तो प्रज्ञा जी से पहले अगर आप में से कोई जरूरी बात रखना चाहे तो मैं एक बार आपसे मुखातिब हूं। अन्यथा आप सभी के आभार सहित और जुड़े रहने के निवेदन सहित मैं अब लौटता हूं प्रज्ञा वाजपेयी जी की ओर। और मैं उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट की ओर से आभार के साथ साथ इस बार उनके सुरीले गले के लिए खुला मंच देता हूं। बिना किसी बंदिश के आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकती हैं। आप विभिन्न मंचों पर मुखर रही हैं। मैं देखता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लगातार किसी न किसी कार्यक्रम में जुड़ी हुई होती हैं। तो इस बार आप अपनी रचना अपने मन से कार्यक्रम के अंत में आप प्रस्तुत कर सकती हैं। और इस बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन मैं मैंने भी करूँगा। आयुष भैया को सुना, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं कृपया आप सब लोग म्यूट कर ली, मुझे आवाज रिपीट हो रही है, लोगों की सुनाई दे रही है। जी धन्यवाद। आयुष भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया जो उन्होंने भाषण दिया, सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने एक छंद अभी लिखा है, सुनिएगा। देश के महान पुरखों को गालियां जो देते ऐसे लोग देश के महान कैसे हो गए, और रक्तपात जिन्होंने स्वधर्म की बना लिया है, मानव समाज के गुमान कैसे हो गए। वो अंधकार जिनको पसंद वही बांटते हैं, काले मन वाले दिन मान कैसे हो गए। और पूछती धड़ा है अपने सुतों से पापी यह आज दलितों के वो प्रधान कैसे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक गजल दे रही हूँ छोटी सी, सुनिएगा। जोड़ दे संबंध जो ऐसी निशानी चाहिए, जोड़ दे संबंध जो ऐसी निशानी चाहिए, जो हृदय हर्षित करे ऐसी कहानी चाहिए। उलझनों में हम उलझते जा रहे हैं आजकल, नज्म कोई खुशनुमा तुमको सुनानी चाहिए, नज्म कोई खुशनुमा तुमको सुनानी चाहिए। शोर नफरत का लगा गलने हमारे शहर में, शोर नफरत का लगा गलने हमारे शहर में, वैसे हमको प्रेम की गंगा बहानी चाहिए, वैसे हमको प्रेम की गंगा बहानी चाहिए। पानी पीने के लिए हो घाट सबको एक ही, पानी पीने के लिए हो घाट सबको एक ही, हमको ना कोई तुम्हारी मेहरबानी चाहिए,
हमको ना कोई तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। हो सजन उत्थान जीवन का सफल उपयोग हो, देश को हरगिज न उच्च श्रृंखल जवानी चाहिए। देश को हरगिज न उच्च श्रृंखल जवानी चाहिए। और अंतिम लाइन जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, आदमी के अब दिलों में बढ़ रहे हैं फासले, आदमी के अब दिलों में बढ़ रहे हैं फासले, सबको मिलकर आग नफरत की बुझानी चाहिए। सबको मिलकर आग नफरत की बुझानी चाहिए। और अंतिम एक पुस्तक देकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। प्यार अनुबंध से जोड़िएगा नहीं, साथ मेरा कभी छोड़िएगा नहीं। राह में चाहे जितनी बड़े मुश्किलें, साथ मेरा कभी छोड़िएगा नहीं, साथ मेरा कभी छोड़िएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रज्ञा बहन का, आभार आयुष चतुर्वेदी जी का, आभार ईशा शर्मा जी का, आभार शीतल पाटिल जी का, आभार अशोक कुमार जी का, आभार भाई कार्तिकेय मिश्रा का। और मैं कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में एक बात कहते हुए माइक कार्तिकेय मिश्रा जी को थमाता हूं समापन के लिए। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट आजादी की लड़ाई से प्रेरित एक ऐसा संगठन है जो उन पुरखों को और उनकी यादों को आज तक सहेजे हुए है और नई पीढ़ी को उसी इतिहास से लबरेज रखने के लिए, परिचित करवाने के लिए और उन सारे तमाम योद्धाओं को जिंदा रखने का काम करता है। आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट का फेसबुक पेज भी है और उसके हर प्रकार के सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, आपसे इसी कार्यक्रम के माध्यम से साझा किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार युवाओं से जुड़ने के लिए और उन श्रोताओं का सबसे ज्यादा आभार जो हमें ऊर्जा देते हैं जुड़ करके। मैं माइक देता हूं अपने वरिष्ठ साथी कार्तिकेय मिश्रा जी को। जय हिंद, जय भारत। मनीष जी, मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने कार्यक्रम का संचालन पूरा इतना बखूबी किया है, मैं चाहूँगा कि आज समापन का कार्य भी आप ही के कंधों पर रहे। तो यदि आप कार्यक्रम को समाप्त करें तो ज्यादा सही रहेगा। मैं सबसे पहले तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि किन शब्दों में आभार प्रकट करूं आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। और हमारे जितने साथी आज जुड़े हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हैं। हम आपको वक्त बेवक्त याद करते रहेंगे और उन सारे श्रोताओं को, उन सारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप किसी भी तरह से अगर यहां वक्त देते हैं तो आप इस देश को अपना वक्त दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम के विधिवत समापन की ओर बढ़ता हूं और हमारे देश की, इस मिट्टी की, इस प्रकृति की, इस पूरे संस्कृति की आबो हवा ऐसी बने जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था कि हमारा देश जो है वो एक ऐसे वातावरण में जागे जहां हर मस्तक खुशहाल हो। जागे देश हमारा। सभी वक्ताओं के पुनः आभार के साथ जय हिंद, जय भारत।